जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों। अभी आपने देखा मोदी जी अभी नीदरलैंड गए और नीदरलैंड से उन्होंने ताम्र प्लेट लेके आई है। तो ये ताम्र प्लेट क्या है, चलिए आज इसके बारे में हम बात करते हैं, थोड़े विस्तार में बात करते हैं। वीडियो देखिएगा, आपको पूरा डिटेल समझ में आएगा कि हमारा साम्राज्य जो था वो कितना दूर तक फैला हुआ था और हम कितने समृद्धशाली थे। इसके बारे में आज मैं पूरे व्याख्यान दूंगा। ये शोध का विषय है और आप इस वीडियो को देखिएगा और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये वाला। तो चोल ताम्रपत्र क्या है? ये चोल राजवंश के समय का था। ये चोल ताम्रपत्र क्या है? तो भारत की जो समुद्री शक्ति, सांस्कृतिक एकता और हजार साल पुरानी प्रशासनिक बुद्धिमत्ता की अद्भुत कहानी, यही है ताम्रपत्र। इसी में इसका डिटेल लिखा हुआ है। जब हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नीदरलैंड गए और वहाँ से वे 11वीं शताब्दी की प्रसिद्ध चोल कॉपर प्लेट भारत वापस लेकर आए, तब यह केवल एक ऐतिहासिक वस्तु की वापसी नहीं थी, यह भारत की उस महान सभ्यता की वापसी थी जिसने 1000 साल पहले ही व्यापार, प्रशासन, समुद्री शक्ति और सांस्कृतिक एकता का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था जिस पर आज भी दुनिया आश्चर्य करती है। ये ताम्र प्लेट केवल तांबे की प्लेटें नहीं है, बल्कि भारत के राजनीतिक इतिहास, दक्षिण और उत्तर भारत के सांस्कृतिक एकता, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भारतीय प्रशासनिक परंपरा का जीवित दस्तावेज है। आखिर ये चोल ताम्र प्लेट है क्या? ये ताम्र प्लेट 11वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के महान राजेंद्र चोला और उनके पिता राजराजा चोला के शासनकाल में तैयार किए गए थे। इन प्लेटों पर राजकीय आदेश और दान संबंधी घोषणाएं लिखी गई थी। इनमें मुख्य रूप से तमिलनाडु के नागपट्टिनम क्षेत्र में स्थित एक बौद्ध विहार, चूला मणिवर्म विहार को गांवों की आय देने का विवरण दर्ज है। इसमें कुल 21 बड़ी और 3 छोटी तांबे की प्लेटें हैं जिन्हें एक कांस्य रिंग से जोड़ा गया है और उस जो रिंग है उस पर चोल सम्राट की राजमुद्रा भी अंकित है। ये कब और क्यों बनाए गए थे, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि कब और क्यों बनाए गए थे। तो इसका निर्माण लगभग 1000 से 1050 ईस्वी के बीच हुआ, ऐसा माना जाता है। उस समय चोल साम्राज्य भारत का सबसे शक्तिशाली समुद्री साम्राज्य था। इन प्लेटों को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था राजकीय आदेश को अस्थायी रूप से सुरक्षित रखना, धार्मिक संस्थानों को दिए गए दान का कानूनी रिकॉर्ड बनाना, व्यापारिक और प्रशासनिक व्यवस्था को आधिकारिक रूप देना, आने वाली पीढ़ियों के लिए शासन संबंधी प्रमाण छोड़ना। आज के सरकारी गजट या रजिस्ट्री दस्तावेज की तरह उस समय ताम्र पत्र सबसे विश्वसनीय आधिकारिक रिकॉर्ड माने जाते थे। तमिल और संस्कृत दोनों भाषाएं ही क्यों इसमें इस्तेमाल की गई है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इन प्लेटों में जो 5 प्लेटें संस्कृत में लिखी गई हैं, बाकी 16 प्लेटें जो हैं वो तमिल भाषा में लिखी गई हैं। इसका बहुत ही गहरा राजनीतिक और सांस्कृतिक अर्थ है। संस्कृत का उपयोग ही इसमें क्यों हुआ? तो संस्कृत उस समय पूरे भारत की विद्वत, धार्मिक और राजकीय संपर्क की भाषा थी। आप सोचिए, अनुमान लगाइए कि उस समय संस्कृत पूरे भारतवर्ष में कही जाती थी। इसीलिए हम इसे राजभाषा देवनागरी लिपि का दर्जा देते हैं। संस्कृत हमारी आदि भाषा है, इसको देव भाषा भी कहा जाता है। राजा अपनी विद्वता, वंश और धार्मिक प्रतिष्ठा को संस्कृत में दर्ज कराते थे ताकि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में उसे समझा जा सके। अच्छा, तमिल का उपयोग इसमें क्यों हुआ? ये तो हमने बताया कि संस्कृत का उपयोग इसमें क्यों, अब इसमें तमिल का उपयोग क्यों है, आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तमिल जो है वह स्थानीय प्रशासन, जनता और व्यापार की भाषा थी। गांव, कर, जमीन और दान संबंधी वास्तविक जानकारी तमिल में लिखी गई ताकि स्थानीय लोग उसे अच्छा से समझ सकें। इससे पता चलता है कि उस समय दक्षिण भारत और उत्तर भारत अलग अलग सभ्यताएं नहीं थी, बल्कि एक ही भारतीय सभ्यता के 2 शक्तिशाली सांस्कृतिक स्तंभ थे। एक तरफ संस्कृत अखिल भारतीय पहचान दे रही थी, दूसरी तरफ तमिल जो है वह स्थानीय शक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक भी थी। यह केवल धार्मिक दस्तावेज नहीं था, बल्कि यह व्यापार और समुद्री राजनीति का भी दस्तावेज था। इन प्लेटों में चोल साम्राज्य और दक्षिण पूर्व एशिया के श्रीविजय साम्राज्य के संबंधों का भी उल्लेख मिलता है। उस समय चोल साम्राज्य का व्यापार चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, कंबोडिया तक फैला हुआ था। चोलों की सेना इतनी शक्तिशाली थी कि वे समुद्री व्यापार मार्गों की सुरक्षा करते थे। इसलिए इतिहासकार चोल साम्राज्य को भारत का पहला महान ब्लू वाटर
नेवल एम्पायर भी कहते हैं। चोल साम्राज्य कितना विशाल था। चोल एम्पायर केवल तमिलनाडु तक सीमित नहीं था, उसका प्रभाव जो है पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ था। कहाँ कहाँ फैला हुआ था? तो पूरे तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में, कर्नाटक, केरल, श्रीलंका, मालदीव, दक्षिण पूर्व एशिया तक इसके पूरे व्यापार फैला हुआ था, इसका दबदबा कायम था। राजेंद्र चोल प्रथम ने तो समुद्री अभियान चलाकर इंडोनेशिया के श्रीविजय साम्राज्य तक विजय प्राप्त कर ली थी। उस समय जो ऐसा भारतीय साम्राज्य था, माने चोल वंश, जिसे समुद्री शक्ति का माध्यम बनाया, ये प्लेट्स भारत से नीदरलैंड बनाया था। अब ये प्लेट्स जो है भारत से नीदरलैंड कैसे पहुंची है, इसकी भी एक कहानी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए हम उस कहानी को भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि ये प्लेटें जो है ये भारत से नीदरलैंड कैसे पहुंच गई। तो यह कहानी जो है चालू होती है औपनिवेशिक काल से जुड़ी हुई है। ये उस समय से चालू होती है जब 17वीं शताब्दी में के अंत तक डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो वीओसी ने नागपट्टिनम क्षेत्र पर कब्जा किया, और उसी दौरान 1687 से लेकर 1700 के बीच में ये ताम्रपत्र जमीन के भीतर से निकाले गए। तो ये जो है कई इतिहासकारों का मानना है कि इन्हें किसी अशांति के समय या किसी कारणवश सुरक्षित रखने के लिए इसे जमीन के अंदर में छिपाया गया था। बाद में ये प्लेट्स डच लोगों के हाथ में लगी और फिर 1712 के आसपास नीदरलैंड ले जाई गई। अंततः 1862 में इन्हें लिंडन यूनिवर्सिटी की एक लाइब्रेरी को दान कर दिया गया। तब से लगभग 160 साल तक नीदरलैंड में ही रही। मोदी जी इन्हें वापस कैसे लाए और क्यों लाए? तो भारत सरकार ने 2023 में औपचारिक रूप से इन ताम्र पत्रों की वापसी की मांग की थी। इसके बाद नीदरलैंड में जांच हुई और यह माना गया कि ये वस्तुएं औपनिवेशिक परिस्थितियों में भारत से बाहर आई थी। और उसके बाद फिर 2026 में नीदरलैंड सरकार और लिंडन यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी, इन्होंने भारत को वापस करने का निर्णय भी लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी और डच प्रधानमंत्री की उपस्थिति में इनकी वापसी की जो है वो औपचारिक घोषणा भी हुई। और इन ताम्र पत्रों का आज भारत के लिए क्या संदेश है? तो आज जब कुछ राजनीतिक ताकतें उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग दिखाने की कोशिश करती हैं, तब ये चोल ताम्र पत्र इतिहास का जीवित प्रमाण है कि भारत 1000 साल पहले भी सांस्कृतिक रूप से जुड़ा हुआ था। दक्षिण में तमिल भाषा का गौरव था, उत्तर में संस्कृत की व्यापक प्रतिष्ठा थी। दोनों साथ साथ चल रही थी। व्यापार, प्रशासन और धर्म सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। यह भारत की विविधता में एकता का 1000 साल पुराना प्रमाण है। ये प्लेट बताती हैं कि भारत और भारतीय सभ्यता किसी एक भाषा या क्षेत्र से नहीं बनी, बल्कि अनेक भाषाओं और संस्कृतियों से मिलने से बनी है। और इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? तो चोल ताम्र पत्र केवल पुरानी धातु की प्लेटें ही नहीं है, ये भारत की समुद्री शक्ति, प्रशासनिक क्षमता, सांस्कृतिक एकता और वैश्विक व्यापारिक दृष्टि की प्रतीक है। ये हमें याद दिलाते हैं कि भारत 1000 साल पहले भी वैश्विक व्यापार शक्ति था। दक्षिण भारत भारतीय सभ्यता का अभिन्न केंद्र था। तमिल और संस्कृत विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक थे। भारतीय इतिहास उत्तर और दक्षिण को जोड़ता है, ना कि तोड़ता है। और शायद इसी कारण से ताम्रपत्रों की घर वापसी केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि भारतीय आत्मगौरव की पुनर्स्थापना है। और आज के जो नेता हैं, ये दक्षिण को अलग करते हैं, ये उत्तर को अलग करते हैं, कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के आधार पर और कुछ अपने स्वार्थ सिद्धि के आधार पर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति जो थी, आप विचार कीजिए कि आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले हमारी सभ्यता कितनी उन्नत थी, हम कहाँ थे और आज हम कहाँ हैं। तो इस चीज को समझिए कि हम एक दूसरे से अलग नहीं है, पूरा भारत एक है और हमें एक साथ मजबूती से रहना है और मिलजुल कर रहना है। कोई बाहरी शक्ति हमें ना तोड़े। मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, इस पर मैंने जो आपको ये वीडियो बनाया, ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे आप लोग कमेंट की मुझे आवश्यकता रहती है, इंतजार भी रहता है। मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।